अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाला पार्ट कवर कर लिया है। अभी हम कवर करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, व्हाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। देखिए, एक हंटर उसने एक परिंदे को सामने दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट वो शूट कर रहा है, लेट्स से विद बुलेट और सम एरो। तो वो टारगेट अपना मिस क्यों कर देता है? डियर स्टूडेंट्स, हमने ये टॉपिक कवर किया हुआ था कि जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को, लाइक बुलेट यहाँ पे 2D मोशन परफॉर्म करेगी, तो उसको आप शूट आउट करेंगे या एरो आप स्ट्राइक करेंगे, तो ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो पाथ है वो बेंड हो जाएगा। और इसी वजह से अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली शूट आउट करते हैं तो फिर जो आपकी एमिंग है वो स्लिप हो जाएगा, मतलब हमारा जो शूट आउट पॉइंट होगा उससे थोड़ा नीचे जाके स्ट्राइक करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो इसका आंसर देखिए कि बिकॉज द प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ, यानी कि अगर हम स्ट्रेट लेट से ही इमेजिन कर लीजिए कि ये ट्री है और इस पे कहीं कोई परिंदा बैठा हुआ है, लेट से कि ये कोई बर्ड है और यहाँ पे मौजूद है एक हंटर, इसने इसको स्ट्राइक किया है स्ट्रेट बिल्कुल। तो ये अपना इसका निशाना क्यों मिस हो जाता है, टारगेट पे वो क्यों नहीं पहुंच पाता? इसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल सामने जाएगा, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है जो इसके पाथ को बेंड कर देगा, यानी कि एज अ रिजल्ट वो सामने जाने की बजाय वो यहाँ कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके हिट कर लेगा, जिससे जो बर्ड है वो सेफ रहेगा। सो यही इसका आंसर होगा कि द प्रोजेक्टाइल फॉलोज पैराबोलिक पाथ। ये इस तरह का कर्वेचर वाला पाथ फॉलो करता है ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बुलेट आर एरो, यानी कि जो बुलेट या एरो है उसके ऊपर ये ग्रेविटेशन पुल लग रहा होता है। और एज सुन एज द बुलेट एरो इज रिलीज, जैसे ही हम रिलीज करेंगे इट बिगन्स टू फॉल डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड फॉल करना शुरू कर देगा। और इफ वो जो हंटर है वो डायरेक्टली हिट करना चाहता है बर्ड को, तो उसके लिए इसको क्या करना होगा? इफ द हंटर एम्स एग्जैक्टली एट द बर्ड, द प्रोजेक्टाइल ड्रॉप्स बिलो द बर्ड बिफोर रीचिंग इट, वो हमने पहले बात कर ली। सो हिट द टारगेट, द हंटर शुड एम अबव द बर्ड टू अकाउंट द डाउनवर्ड पुल। और अगर वो चाहता है हंटर के स्ट्रेट शूट करके, उसको एम थोड़ा सा हाई रखना होगा। तो ये इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड, एक शख्स रेत के ढेर के ऊपर गिर गया है, डज नॉट हर्ट मोर, उसको इतनी ज्यादा चोट नहीं लगती एज कंपेयर टू द पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। अगर एक पर्सन कंक्रीट फ्लोर के ऊपर गिर रहा है उसको ज्यादा चोट लगती है, सैंडी फ्लोर के ऊपर अगर वो गिर रहा है, या यूं कह लें हीप ऑफ सैंड, रेत का ढेर जैसे गिवन सिचुएशन है, उसको इतनी चोट नहीं लग रही होती। कंक्रीट फ्लोर वाले पर्सन को जो उसके ऊपर गिरेगा उसको ज्यादा चोट लग रही होती। वजह आपसे पूछी जा रही है। देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी। यहाँ पे आप देखिए ये फार्मूला ये शो कर रहा है कि जो हमारी फोर्स है, अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट रख लें तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है और इनवर्सली रिलेटेड। देखिए, जो पर्सन हीप ऑफ सैंड यानी कि रेत के ढेर पे गिरेगा, ही डज नॉट हर्ट मोर, वो इतना ज्यादा हर्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली क्या होता है जरा देखिए, इसी रिलेशन को अगर बाय कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट, सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तो बच्चों, ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट एक्चुअली इंक्रीज कर जाता है जब वो रेत के ढेर के ऊपर गिरेगा, क्योंकि उसकी बॉडी की फोर्स का कुछ पार्ट वो जो रेत के पार्टिकल्स होंगे उसको बैकवर्ड प्रेस करने में लग जाएगा, तो वो रीबाउंस नहीं कर पाएंगे, वो बैकवर्ड ही मूव करेगा, यानी कि उसके ऊपर रीबाउंसिंग फोर्स इतनी एक्ट नहीं करेगी। सो ड्यू टू दैट रीजन जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा तो फोर्स उस पर्सन पे कम लगेगी। सो यही सिचुएशन यहाँ पे गिवन है। कंक्रीट फ्लोर वाले पर्सन के कंपैरेटिवली अगर आप केस देखें, तो अगर एक पर्सन कंक्रीट फ्लोर पे गिर रहा है, वो रिजिड होता है, तो जैसे ही गिरेगा तो जो फ्लोर होगा उसको क्विकली रोकने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट एक लार्ज फोर्स उस पे बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करेगी। तो सारा जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है वो है टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो कंक्रीट फ्लोर वाले के लिए इट स्टॉप्स द फॉलिंग पर्सन रैपिडली, सो दिस शॉर्ट्स द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, सो लार्ज फोर्स इज एक्टिंग। मतलब दूसरी सिचुएशन में जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट शॉर्ट होगा तो एक्टिंग फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कवर हुआ। नंबर 3 देखिए, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन एयर। वो कंडीशन बताइए जिसमें एक बर्ड जो है
वो फ्लाई कर रहा होता है बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो बच्चों बड़ी सिंपल सिचुएशन है। देखें जो विंग्स होते हैं बर्ड के वो बाय नेचर ही ऐसे डिजाइन होते हैं कि वो डाउनवर्ड जब वो फ्लैप करेगा अपने विंग्स यानी कि पर अपने फड़फड़ाएगा तो वो लार्ज जो प्रेशर है वो एग्जर्ट कर रहे होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्मॉल प्रेशर उनके अपवर्ड जनरेट होता है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कवर भी करेंगे कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड जो प्रेशर वैल्यू अगर नीचे ज़्यादा हो अपवर्ड कम हो तो एक थ्रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो नेचुरली इसको बर्नौली प्रिंसिपल कहते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल है कि विंग्स आर शेप्ड टू क्रिएट हायर प्रेशर बिलो, डाउनवर्ड ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है एंड लोअर प्रेशर अबव, जिसकी वजह से उसको एक लिफ्ट मिल रही होती है। जितने भी हमारे एरोप्लेन्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे डिज़ाइन किए जाते हैं। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी यहाँ पर है क्योंकि वो विंग्स को जब डाउनवर्ड पुश करेगा तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा, एज अ रिजल्ट एक अपवर्ड फोर्स उस बर्ड के ऊपर लगेगी। सो नेक्स्ट सिचुएशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मूविंग विंग्स क्रिएट्स लिफ्ट बाय पुशिंग एयर बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो बैकवर्ड और डाउनवर्ड एयर को पुश करने की वजह से वो सामने या उड़ रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है। नेक्स्ट लास्ट सिचुएशन है कि बर्ड्स मस्ट जनरेट अपवर्ड फोर्स, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो इतनी ज्यादा फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट करे कि जो उसके वेट से ज्यादा होगी, यानी कि अगर ज्यादा फोर्स वो डाउनवर्ड लगाएगा उसके वेट से तो फिर उसको एक प्रॉपर लिफ्ट मिल पाएगी। तो इस तरह से आपका ये नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्क्राइब द कंडीशंस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल, यानी कि कार है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन को पूछा जा रहा है। ए केस है वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो कोई ऐसी सिचुएशन आपसे पूछी जा रही है जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सेलरेशन उसका जीरो ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो तो इसके लिए बड़ी सिंपल सिचुएशन है कि व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब एक गाड़ी को चलती हुई जा रही है और अचानक ब्रेक अप्लाई की गई है तो उसकी वेलोसिटी सडनली रिड्यूस टू जीरो बट उसका एक्सेलरेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव या डिसेलरेशन हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जब आप सडन ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। सेकंड सिचुएशन है जो इसके बिल्कुल रिवर्स दी गई है कि एक्सेलरेशन इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो नहीं है बट एक्सेलरेशन जीरो है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो अगर कोई कार कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वेलोसिटी उसकी जो है वो जीरो नहीं होगी, मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन वेलोसिटी चूंकि चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन नहीं आता बॉडी में, तो एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा। थर्ड सिचुएशन है परपेंडिकुलर टू वन एनदर, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो। तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि सर्कल में जो बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है तो उसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है और जो फोर्स इसको हमेशा सेंटर की तरफ पुल करके रखती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखेंगे तो ये अलोंग द टेंजेंट होती है, यानी कि अगर आप किसी बॉडी को इस तरह घुमाते घुमाते सडनली स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है जिसके साथ आप रोटेट करवा रहे थे तो बॉडी जिस डायरेक्शन में निकलेगी वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और जिधर फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन भी होता है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब बॉडी सर्कल में रोटेट करेगी। ये तीन सिचुएशंस आपकी बुक में पूछी गई हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ और कंसेप्चुअल पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। वो आपको सिचुएशन नंबर 4 दे दे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। बच्चों पैरेलल तब होंगे जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, जब इंक्रीज करेगी तो जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी साथ साथ एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा होता है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे।
इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगे। ये सिचुएशन आपने याद रखनी है। नंबर 5 एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से शूट आउट कर दिया है, तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या कर सकती है, डेफिनेटली अगर एयर रेजिस्टेंस इस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तो उसकी रेंज रिड्यूस हो जाएगी, उसकी हाइट में कमी आएगी, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो हम आइडियल इन्वायरमेंट में देखते हैं हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कमी आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जरा देखिए कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज बोथ रेंज एंड हाइट दैट कॉजेज द प्रोजेक्टाइल टू फॉल सूनर, यानी कि वो पहले गिर जाएगा हमारी एक्सपेक्टेड जो रेंज है उससे। सो एयर रेजिस्टेंस ऑपोजेस द मोशन ड्यू टू विच देयर विल बी a decrease in horizontal component of velocity, horizontal component of velocity कम होगा, एयर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो जो गिरने का टाइम होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। रेंज डिपेंड कर रही होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट पे। हमने कहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में भी डिक्रीज आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में भी डिक्रीज आएगा, ड्यू टू दैट रीजन जो रेंज होगी वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह बच्चों लास्ट पॉइंट है कि आल्सो इफेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जो हाइट गेन करवा रही होती है उसमें भी कमी आएगी, सो ड्यू टू विच हाइट इज रिड्यूस्ड। सो ये बच्चों डिटेल्ड आंसर्स आपको बताए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।